अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैन बोलते बोलते अचानक खामोश हो गई और दम साध कर कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। लॉरेंस ने इधर उधर देखा। मकान की पुरानी दीवारों और पुराने मेहराबों पर सन्नाटा छाया था। बंद कमरों पर पड़े हुए जंग लगे ताले, गैलरी में कूड़े करकट के अंबार इस वहशतनाक सन्नाटे को और भी गहरा कर रहे थे। उसने घबराकर जैन पर नजर डाली। वो अभी तक किसी अनसुनी आवाज पर कान लगाए उस पुराने और टूटे जीने को घूर रही थी, जो निचली मंजिल के अंधेरे कमरों और उजाड़ बरामदों में पहुंचने के लिए खुफिया रास्ते का काम देता था। लॉरेंस अपनी नौब्याहता बीवी की अजीबोगरीब हालत देखकर बेचैन हो गया और उसके गहरे ध्यान को ख़त्म करने के गर्ज से बोला, मेरा ख्याल है माहौल का ये बदलाव तुम्हारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। क्या कहा? जैन ने ध्यान से चौंक कर पूछा। यही कि मकान आबादी से ज़रा दूर और वीरान है। इतना दूर भी नहीं कि हम आसानी से कहीं आ जा ही ना सकें। एक मुद्दत से वीरान पड़ा है, आबाद हो जाएगा तो वीरानी भी चली जाएगी। मेरा मतलब है तुम यहाँ तन्हाई महसूस करोगी, अकेलापन महसूस करोगी। तुम्हारे होते हुए अव्वल तो अकेलापन या डर का सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर हमें इसी मकान में रहना है क्योंकि मेरी बीमारी ने हमें इस काबिल कहाँ छोड़ा है कि हम किराए के मकान का सोच भी सकें। वो अपनी बातों का रिएक्शन देखने के लिए रुकी। उसके होठों पर एक मजबूर मुस्कुराहट आकर धीरे धीरे खुशी का रूप धार गई। लॉरेंस ने कुछ दुखी लहजे में कहा, तंगदस्ती वाकई दिमाग को माऊफ कर देती है। काश यहाँ आते वक्त मकान के इस भयानक पहलू का ख्याल आ गया होता, फिर शायद हम यहाँ नहीं आते। ख्वामख्वाह जी हल्का करने से फ़ायदा। सच पूछो तो हरे भरे पहाड़ों, हरे भरी वादियों में घिरा हुआ पुराने स्टाइल का ये खूबसूरत और अलग थलग मकान मुझे बेहद पसंद है। दिल चाहता है कि अभी ब्रश और रंग निकालकर इस मनमोहनी फिज़ा को कैनवस पर उतार दूं। जैन की आवाज़ में कोई बनावट नहीं थी। लॉरेंस ने संतुष्ट होकर उसकी आंखों में झांका। वो लजाकर खिड़की की चौखट से लग गई और बाहर झांकते हुए बोली, कितना दिलफरेब मंजर है। इन पहाड़ों और पेड़ों और नदी नालों को देखकर किसी ऐसे ख्वाब का गुमान होता है जिसे मैं पहले भी कई बार देख चुकी हूँ। अगर ये वही ख्वाब हुआ तो क्या होगा? किस ख्वाब की बात कर रही हो जैन? लॉरेंस ने हैरत से पूछा। किसी ख्वाब की बात नहीं लॉरेंस, मेरा मतलब था ये कितनी अजीब बात है कि इस मंजर को पहली बार देखने पर अजनबियत के बजाय अपनेपन का एहसास होता है। जैन ने कुछ छुपाते हुए आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। ये कहकर जैन मुस्कुरा दी और वो भी हंस दिया। दोनों मुस्कुराते हुए किचन में आ गए, जहां हर तरफ बंधा हुआ सामान बिखरा पड़ा था। लॉरेंस ने सामान खोलना शुरू किया। जैन ने सबसे पहले चीनी के सुनहरे और नीले बर्तन निकाले, फिर उन्हें धो मांज कर खाने के कमरे की तरफ चल पड़ी। लॉरेंस सामान सेट करके फ्री होकर खाने की मेज़ पर आ बैठा, जहां जैन पहले से ही उसके इंतज़ार में थी। खाने से फ्री होकर जैन कमरे का जायज़ा लेने लगी। कमरा किसी बड़ी फैमिली की ज़रूरत के मुताबिक था, मगर उसे मरम्मत और अच्छे फर्नीचर की ज़रूरत थी। ऊंची ऊंची दीवारों की खस्ता हालत मरम्मत मांग रही थी। कम पैसों के एहसास से उकताकर उसने खिड़की पर नज़र डाली। सूरज डूब चुका था और सुनसान वादी में नीले रंग की रहस्यमयी धुंध फैली हुई थी। मालूम नहीं वो उस धुंध को देखकर क्यों कांप उठी। उसने डरी नज़रों से लॉरेंस की तरफ देखा। लॉरेंस सोचों में गुम, भूली बिसरी यादों में खो चुका था। बचपन में वो अपने बाप के साथ इसी मकान में रहा करता था। उसका बाप इलाके का सबसे बड़ा ज़मींदार था। उसे घोड़े पालने और गुलाम खरीदने का बहुत शौक था। उसके मकान के पिछवाड़े में बहुत से अस्तबल, तहखाने और क्वार्टर मौजूद थे। मकान से कुछ फरलांग के फासले पर एक पहाड़ी नदी बहती थी,
जिस पर लकड़ी का पुल बना हुआ था। लॉरेंस जब कभी तितलियों के पीछे भागता हुआ उस पुल पर जा निकलता तो अक्सर डर कर वापस आ जाता, क्योंकि पुल के दूसरे सिरे पर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था। उसके बारे में अजीबोगरीब बातें सुनने में आती थीं। यहाँ लगभग सारी कब्रें ज़मीन में धंस चुकी थीं, लेकिन कुछ कब्रों के कुतबे ज़मीन के बाहर थे। कब्रिस्तान का ख्याल आते ही उसे अपने बाप की मौत याद आ गई। वो अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में दिवालिया हो गया था। वर्जीनिया स्टेट को औने पौने दामों में बेच करके जब वो इस मकान को भी नीलाम करने लगा तो लोगों ने इसे आबादी से दूर भूतिया समझकर खरीदने से मना कर दिया। उसके मरने के बाद वर्जीनिया स्टेट में लॉरेंस को यही एक मकान और इससे मिला जुला कुछ इलाका मिला था। नदी के बहाव का असाधारण शोर सुनकर लॉरेंस कुर्सी से उछल पड़ा और जैन को कमरे में ना पाकर बेडरूम की तरफ दौड़ा। वो तकिए में मुंह छुपाए बुरी तरह कांप रही थी। लॉरेंस ने उसके सर को सहलाते हुए कांपने की वजह पूछी। लॉरेंस की हमदर्दी पाकर वो संभली और सर्दी का बहाना करके बात को टाल गई। आधी रात के वक्त जैन की अचानक आंख खुली। उसके बिस्तर पर चांदनी छिटकी हुई थी और चांद बिना पर्दे की खिड़की के शीशों में से अंदर झांक रहा था। उसकी मान्यता के मुताबिक ये कोई अच्छा शकुन नहीं था। वो कांप कर रह गई। अभी वो संभलने भी नहीं पाई थी कि चांद और शीशों के बीच एक भयानक साया उभरा। कमरे में एक चीख सुनाई दी और वो तड़प कर लॉरेंस से चिमट गई। लॉरेंस हड़बड़ाकर उठ बैठा। जेन कह रही थी, जल्दी करो लॉरेंस, खिड़की का पर्दा गिरा दो। मुझे चांद से नफरत है। मैं अपने बिस्तर पर चांदनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लॉरेंस बगैर सोचे समझे बिस्तर से उठा और खिड़की के ऊपर अपना कोट डालते हुए बोला, लो अब ठीक है ना? शुक्रिया। अब जैन के चेहरे पर काफ़ी सुकून था। लॉरेंस बेफिक्र होकर सो गया और सुबह को उस वक्त जागा जब जैन नाश्ता मेज़ पर लगा चुकी थी। नाश्ते के मेज़ पर फ्यूचर के प्रोग्राम बनते रहे और किसी ने भी रात की घटना का जिक्र नहीं किया। हफ्ते भर लगातार झाड़ पोंछ से मकान तो रहने के काबिल बन गया, अलबत्ता आंगन में जो झाड़ झंकाड़ लगा हुआ था उसकी सफाई के लिए किसी मजदूर की ज़रूरत थी। लॉरेंस मजदूर की तलाश में मील डेढ़ मील की दूरी तय करके एक किसान के घर पहुंचा। ये उनका सबसे नज़दीक पड़ोसी था। किसान बहुत ही अच्छे से मिला और अपने लड़के को उसके साथ करते हुए बोला, अगर किसी नौकरानी की ज़रूरत हो तो मेरी बेटी ट्रेजा हाजिर है। बड़ी अच्छी बच्ची है, खूब सेवा करेगी। जेन के लिए लॉरेंस ने किसान की ये बात मान ली और ट्रेजा को अपने घर की नौकरानी रख लिया और ट्रेजा रोज़ाना उसके घर आने लगी। ट्रेजा 17-18 साल की हट्टी कट्टी लड़की थी। वो रोज़ाना सुबह सवेरे आ जाती और घर के कामकाज से फ्री होकर जेन के पास जा बैठती। हंसी मजाक में शाम हो जाती। जब वो घर जाने के लिए उठ खड़ी होती तो जैन सहेलियों की तरह हाथ पकड़कर उसे फिर बिठा लेती। लॉरेंस ये सब कुछ देखता तो इस ख्याल से दिल ही दिल में खुश होता कि जैन अब अकेली नहीं है। लॉरेंस का ज़्यादातर वक्त लिखाई पढ़ाई में गुजरता। जैन जब उसे ज़्यादा बिजी देखती तो दबे पांव खाना उसके कमरे में ही रख जाती। मोहब्बत की इस मीठी मीठी फिज़ा में ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब मालूम होती थी। वक्त हंसते खेलते गुजरता रहा, लेकिन लॉरेंस ने महसूस किया कि जैन कुछ दिनों से उदास रहती है। ट्रेजा और लॉरेंस हर तरीके से उसे बहलाने की कोशिश करते, लेकिन उसके दिल की कली मुरझाई रहती। वो उनके चेहरों को टुकुर टुकुर देखती रहती और जब वो खामोश हो जाते तो खिलखिलाकर हंस पड़ती। हंसते वक्त उसकी नशीली आंखें जम जाती, आंखों के पपोटे ढलक जाते और वो नींद की हालत में जीने की तरफ यानी सीढ़ी की तरफ देखती और फिर कांपने लगती। ये सिचुएशन इतनी परेशान कर देने वाली थी कि जैन को किसी वक्त भी अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। सुबह से बारिश हो रही थी। लॉरेंस लिखते लिखते थक चुका था। हमेशा की तरह जैन आने ही वाली थी। वो कुर्सी पर टेक लगाए कुछ सोचने लगा। खटाक से दरवाज़ा खुला और ट्रेजा ने अंदर झांकते हुए घबराई हुई आवाज़ में धीरे से कहा, वो तो यहाँ भी नहीं। कौन यहाँ नहीं?
उसने झिंझलाकर पूछा। ट्रेजा ने लगभग चीखते हुए कहा, गजब हो गया सरकार, मालकिन का कहीं पता नहीं। लॉरेंस जैसे शॉक्ड हो गया और जब वो संभला तो लम्हे भर में हजारों ख्याल उसके जहन में आए और गुजर गए। फिर एक अजीब ख्याल से उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। वो छुरछुरी लेकर उठा और बौखलाकर जीने की तरफ भागा, मगर उसने ठोकर खाई और पलक झपकते में निचली मंजिल के उस वीरान हिस्से में पहुंच गया जो उसके बाप दादा के ज़माने से वीरान था। उसका अंदाज़ा सही साबित हुआ। धूल से अटे फर्श पर कदमों के ताज़ा निशान जैन के होने का पता दे रहे थे। वो निशान को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। उजाड़ बरामदों और अंधेरे कमरों की छतों से लटकी हुई चमगादड़ें फड़फड़ाईं और अनगिनत नन्ही नन्ही लाल आंखें रोशन होकर उसे देखने लगीं। ठीक उसी वक्त फर्श पर तेज़ी से रेंगती हुई एक खूनख्वार छिपकली उसकी टांगों पर लपकी। वो परेशान सा होकर उछला और दरवाजे से टकरा गया। दरवाज़ा चरचराकर भयानक धमाके के साथ फर्श पर गिर पड़ा। इस धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा और ये गूंज इतनी भयानक थी कि उसका दिल धक धक होने लगा। कमरे के अंदर से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू आ रही थी। उसके लिए सांस लेना दूभर हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और आगे बढ़ता रहा। चमगादड़ें हजारों की संख्या में हमला कर रही थीं। यूँ लग रहा था जैसे ये चमगादड़ें उसे हड़प कर जाएंगी। थोड़ी दूर जाकर चमगादड़ों की मनहूस आवाज़ें ख़त्म हो गईं और वो पुराने वक्त के ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंच गया। अंदर दाखिल होने से पहले उसने अध खुले दरवाजे में से झांक कर देखा। जैन ईरानी कालीन पर आलती पालती मारे एक अदाए बेनियाजी के साथ बैठी थी। उसका मुंह आतिशदान की तरफ था। उसने अपना चेहरा रुमाल से छिपाया हुआ था, सिर्फ आंखें खुली थीं। जैन को यूं मासूमियत से बैठा हुआ देखकर लॉरेंस को अपने बचपन का वो हसीन दौर याद आ गया, जब वो इसी तरह आतिशदान के सामने बैठकर अपनी माँ से बादशाहों और परियों के किस्से सुना करता था। आतिशदान में आग भड़कती रहती, फिर आतिशदान से शोले निकलने बंद हो जाते। वो हैरान होकर मासूमियत से सोचने लगता कि आग क्यों बुझ जाती है। आग का ख्याल आते ही उसकी रगों में खून जमने लगा, क्योंकि जैन के सामने आतिशदान ठंडा पड़ा था, लेकिन दीवारों पर शोलों की परछाइयाँ नाच रही थीं। उन शोलों की पीली और मध्यम रोशनी में लिपटी हुई जैन सर से पांव तक रहस्यमयी नजर आ रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। अचानक पीली रोशनी गायब हो गई और कमरे में अंधेरा फैल गया। अंधेरे में जैन का जिस्म साए की तरह लहराकर कुछ आगे की तरफ झुका। वो दबे पांव चलता हुआ जैन के पीछे जा खड़ा हुआ। कमरे में बेहद बदबू और नमी थी, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से लकड़ी के एक चौकोर तख्ते पर झुकी हुई थी। उस तख्ते की साफ सुथरे सतह पर शतरंज की तरह रंगारंग खाने बने थे और उनमें अंग्रेजी के लाल और काले अक्षर चमक रहे थे। तख्ते के ठीक बीच में शीशे का एक ग्लास औंधा पड़ा हुआ था। लॉरेंस के देखते देखते उसने हाथ बढ़ाया और अंगूठे के बराबर वाली 2 उंगलियां गिलास के पेंदे पर जमाकर आंखें बंद कर ली। फिर कुछ लम्हों के बाद आंखें खोलकर कुछ ऐसी आकर्षक नज़रों से गिलास को देखा कि गिलास तख्ते पर चलने लगा। पहली बार वो अक्षर आर पर रुका और वहाँ से चलकर अलग अलग अक्षरों पर रुकता हुआ अक्षर एन पर पहुंचकर ठहर गया। जैन ने ध्यान की हालत में अक्षरों को मिलाकर ऊंची आवाज़ में पढ़ा, रॉड्रिक जेमसन। जैन की ज़बान से रॉड्रिक जेमसन का नाम सुनकर वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था जैन इस नाम से बिल्कुल अनजान थी और वो भी सिर्फ इतना ही जानता था कि रॉड्रिक जेमसन की सैकड़ों साल पुरानी कब्र नदी के पार कब्रिस्तान में ज़मीन में धंसी पड़ी है। उसकी जगह पर एक गहरा गड्ढा है जिस पर एक कुत्बा भी मौजूद है। ये कुत्बा बाकी सारे कुत्बों से बिल्कुल अलग है और उस पर 500 साल पहले की तारीख लिखी है। जैन अभी तक चुपचाप बैठी थी। ग्लास फिर हिला और फिजा में ऊंचा होने लगा। लॉरेंस की बर्दाश्त की ताकत ख़त्म हो गई और वो इस जादू को तोड़ने के लिए ग्लास पर झपटा। ग्लास से पीली और नारंगी रंग की तेज़ किरणें निकलकर उसकी आंखों में घुस गईं। वो डर कर पीछे हटा।
ग्लास हवा में टंगा हुआ कमरे को रोशन कर रहा था। लॉरेंस परेशान होकर चिल्लाया, बंद करो ये सब, बंद करो। ही। हंसी का एक सैलाब उमड़ निकला। ये हंसी जैन की तो नहीं हो सकती, लॉरेंस ने सोचा और आगे बढ़कर उसके मुंह पर से वो लाल रुमाल नोच लिया जिसने अब तक उसे छुपाए रखा था। अच्छा तो ये तुम हो, वो गुर्राया। हाँ मैं ही हूं, लेकिन तुम हैरान क्यों हो, उसने धीरे से कहा। आखिर ये क्या मजाक है? मजाक? इसे मजाक कहते हो? सदियों से यही होता आया है। कैसी बातें कर रही हो ट्रेजा? होश में आओ। होश में मैं आऊं या तुम? याद करो वो वक्त जब तुम आज़ादी के लिए बगावत पर तुले थे और मैंने तुम्हें मोहब्बत का वास्ता देकर सिर्फ इसलिए रोका था कि बगावत की सज़ा मौत है। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी, लेकिन तुमने मेरे जज्बात की कदर नहीं की और मुझे अपना दुश्मन समझकर कत्ल कर दिया। ज़िंदगी का तो कुछ गम नहीं, वो तो मैं पहले ही तुम पर हार चुकी थी और तुम भी तो कत्ल हो गए थे। अफसोस तो इस बात का है कि तुमने मुझे कत्ल करके मोहब्बत की तौहीन की थी। इस तौहीन को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। ट्रेजा, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए। आओ ऊपर चलें। मुझे पहचानो, मैं लॉरेंस हूँ। हा, मेरी तबीयत ठीक नहीं या तुम अंजाम से डर गए हो? आराम का मशवरा देकर मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। तुम लॉरेंस हो या कोई और, लेकिन हो वही जिसने मुझे कत्ल किया था। मैंने हर सदी में तुम्हारा इंतज़ार किया है कि तुम ज़रूर आओगे, मगर हर बार मेरे हाथ से बच निकले हो। आज मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊँगी, क्योंकि इंतकाम की आग अब सिर्फ तुम्हारे खून ही से बुझ सकती है। हा। लॉरेंस का चेहरा पीला पड़ गया। वो रहस्यमयी माहौल में अपने आप को गुम होता महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लगा कि कोई अनदेखी ताकत उसके जिस्म में बिजली के करंट दौड़ा रही है। उसकी आंखें बंद हुई जा रही थीं और कानों में शाएं शाएं की आवाज़ आ रही थी। उसने फ़रार हो जाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर ट्रेजा वाकई कोई सुपर नेचुरल चीज़ है तो वो उसे फ़रार होने का मौका नहीं देगी, और अगर ये महज धोखा है तो क्यों न ट्रेजा को ताकत से हराया जाए। ये सोचकर उसने ट्रेजा को पकड़ने की कोशिश की। वो और भी गुस्सा हो उठी और साए की तरह उसके हाथों से निकल गई। वो हैरान होकर सूखी टहनी की तरह कांपने लगा और ट्रेजा के जहरीले ठहाकों से दीवारें हिल गईं। लॉरेंस ने दहशत ज़दा होकर देखा कि ठहाकों की गूंज के साथ साथ ट्रेजा में चौंका देने वाले बदलाव आ रहे थे, और जब ठहाकों की गूंज थमी तो वो क्या देखता है कि ट्रेजा बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी है। दुबले पतले चेहरे पर झुर्रियों का जालसा बिछा हुआ था। अंदर को धसी हुई बड़ी बड़ी हरी आंखें, बारीक बारीक फीके होठों पर 2 पीले पीले दांत लटक रहे थे जिनको देखकर घिन और डर का एहसास होता था। अचानक ट्रेजा ने शैतानियत से भरपूर अंगड़ाई ली और उसकी आंखों से चिंगारियां झड़ने लगीं। लाल लाल जबान बेचैनी से लपककर गंदे दांतों में अटक गई। होंठ फैलकर तन गए और वो एक खूनख्वार जानवर की शक्ल में लॉरेंस की तरफ बढ़ी। उसके गले से अजीबो-गरीब आवाज़ें निकल रही थीं। लकड़ी की तरह सूखे और बेजान हाथ आगे को बढ़े हुए थे। लंबी लंबी और सख्त उंगलियां चाकुओं की तरह लग रही थीं। उंगलियों के सिरों पर भालों जैसे तेज और चमकीले नाखून चमक रहे थे। लॉरेंस की सोचने समझने की ताकत दम तोड़ गई थी। वो जान बचाने के लिए अंधाधुंध दरवाजे की तरफ दौड़ा। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो हवा में झूलता हुआ गिलास तेजी से लपककर उसके और दरवाजे के बीच में आ गया। उसने ठिठक कर एक तरफ छलांग लगाई और दीवार से टेक लगाकर हांफने लगा।
ग्लास बराबर उसके सर पर मंडला रहा था, घूम रहा था। ट्रेजा जल भून कर उछली और 2-3 छलांगों में उसके सामने पहुंचकर गुर्राई। हा हा हा, बुज़दिल, भागना चाहते हो? कहाँ है तुम्हारी वो बहादुरी जिसके बलबूते पर तुमने एक मासूम औरत की मोहब्बत का गला घोंट दिया था? हा 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 हा, कितनी अजीब बात है। कल जिसकी मुल्क भर के सूरमा कसम खाते थे, वो आज एक मजलूम औरत के सामने बेबस है। हा 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 हा, तुमने मुझे चुपके से हलाक किया था, तुमने मुझे चुपके से मारा था, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हारा खून पीऊंगी। हा 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 हा। लॉरेंस ने ट्रेजा को हसरत भरी नजरों से देखा। वो उसे नफरत और गुस्से से घूर रही थी। फिर ट्रेजा के खूनी पंजे बढ़े। लॉरेंस ने तड़प कर उसकी पकड़ से निकलना चाहा, मगर उसके फौलादी पंजों के सामने विरोध बेकार था। लॉरेंस सहम कर रह गया। फिर उसने ट्रेजा के खूनख्वार दांतों को अपनी गर्दन की तरफ बढ़ते देखा। उसे मौत का पूरा यकीन हो गया था। वो आंखें बंद करके जिंदगी की सांसें गिनने लगा। अचानक बहुत ही तेज आंधी का शोर सुनाई दिया और कमरे की हर चीज कांपने लगी। ट्रेजा की पकड़ ढीली पड़ गई। वो कांपती हुई पीछे हटी और लॉरेंस से कुछ कदम के फासले पर रुक गई और जिस जगह ग्लास मडला रहा था उस दीवार पर बेचैनी से नजरें गाड़ती। दीवार पर किसी तस्वीर का चौखटा हवा के दबाव से आवाज पैदा कर रहा था। ग्लास का घूमना तेज हो गया और तस्वीर जोर जोर से दीवार के साथ टकराने लगी। ट्रेजा अचानक लॉरेंस पर झपटते हुए बोली, नहीं नहीं, तुम मुझसे नहीं बच सकते, मैं तुम्हारा खून पीकर रहूंगी। और जैसे ही ट्रेजा ने लॉरेंस को छुआ, हवा के एक तेज झोंके ने चौखट्टे यानी तस्वीर को फिजा में उछाल दिया। तस्वीर ग्लास से टकराई और ग्लास एक गहरे छनाके के साथ फर्श पर गिर पड़ा। ट्रेजा ने चीख मारी और रहस्यमयी माहौल में गायब हो गई। लॉरेंस की खोई हुई ताकत वापस आ गई। वो जिस्म की पूरी ताकत जमा करके बेतहाशा दौड़ा और हाँफता कांपता जीने को पार करने में कामयाब हो गया। ऊपर जैन और ट्रेजा डरी नज़रों से जीने की तरफ देख रही थीं। ट्रेजा पर नज़र पड़ते ही लॉरेंस बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में बिस्तर पर लेटा हुआ था। डॉक्टरों की राय थी कि वो दिमागी संतुलन खो बैठा है, क्योंकि कोई भी होशमंद इंसान उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन जैन का कहना था कि घटनाओं की छानबीन की जाए। उसका कहना था कि लॉरेंस के हादसे से पहले उसने खुद भी रहस्यमयी आवाज़ों को सुना और भयानक सायों को देखा था, और कई बार उसकी हालत ऐसी हो जाती थी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आखिरकार जैन ने ये सारी घटनाएं अखबार में छपवाईं। पुलिस ने अपने सबसे काबिल डिटेक्टिव को इस काम पर लगा दिया। डिटेक्टिव एक मुद्दत के बाद वापस आया। वो भी पागल हो चुका था। कोई नहीं जानता कि उस पर क्या बीती और लॉरेंस की घटना की सच्चाई क्या है। पुलिस और अखबार के नुमाइंदे उससे बातचीत करने की बहुत कोशिश करते, मगर वो खामोश रहता। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। जब वो मरने के करीब था तो उसने अचानक ज़बान खोली और सिर्फ इतना बता सका, ट्रेजा सदियों पहले जिंदा थी। अब इस नाम की कोई लड़की मौजूद नहीं, और जहाँ उसका घर बताया जाता है वहाँ शाही महल के सदियों पुराने खंडहर हैं। उस वीराने में अजीबो गरीब घटनाएं घटती रहती हैं जिनका इंसानी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। उस जगह के बारे में सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज तक जो भी वहाँ गया वो अपने होशो हवास को सलामत नहीं ला सका। लॉरेंस ने जो कुछ भी कहा है वो एक एक वर्ड सही है, क्योंकि उसके पुश्तैनी मकान और उन खंडरों में ऐतिहासिक रिश्ता है। ये रिश्ता उस तस्वीर से पता चलता है जिसने उस दिन रहस्यमयी गिलास से टकराकर लॉरेंस की जान बचाई थी। तस्वीर वैसे सदियों पुरानी है,
लेकिन वो तस्वीर और लॉरेंस की शक्ल एक दूसरे से हूबहू मिलते हैं। तस्वीर के नीचे जले हुए शब्दों में लिखा है, रॉड्रिक जेमसन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।